Welcome to Brain Roots IAS. Today we will study Ecocide Explained. दोस्तों आज की खबर और आज का मुद्दा थोड़ा अलग है। अक्सर जब युद्ध होता है, वॉर होती है, तो हम इंसानी जान के नुकसान की बात करते हैं। पर उस जमीन का क्या, उस हवा का क्या जो हमेशा के लिए जहरीली हो जाती है? आज हम बात करेंगे इकोसाइड की। यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बिल्कुल हॉट टॉपिक है, क्योंकि एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल लॉ का सीधा ओवरलैप यहां हो रहा है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को एकदम बेसिक से उठाते हैं और इसकी ग्लोबल डेप्थ तक ले जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, व्हाट इज इकोसाइड। आइए देखते हैं कि यह शब्द अचानक से हेडलाइंस में क्यों छा गया है। न्यूज हुक ये है दोस्तों कि हाल ही में लेबनान ने इजराइल की मिलिट्री पर एक बहुत सीरियस आरोप लगाया है। लेबनान का कहना है कि 2023-24 के इन्वेजन के दौरान इजराइल ने सदर्न लेबनान में इकोसाइड कमिट किया है, जिससे वहां का फिजिकल और इकोलॉजिकल लैंडस्केप पूरी तरह तबाह हो गया है। अब सोचने वाली बात है कि वॉर तो इंसानों के बीच होती है, इसमें पेड़ पौधे और जमीन कहां से आ गए? यही ट्विस्ट इस मुद्दे को इतना बड़ा बनाता है। आइए पहले इस शब्द का थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं। इकोसाइड शब्द ग्रीक और लैटिन रूट से निकला है, जिसका आसान भाषा में मतलब होता है किलिंग वंस होम, यानी अपने ही घर, अपने पर्यावरण को मार डालना। 2021 में स्टॉप इकोसाइड इंटरनेशनल नाम की एक संस्था ने इसकी एक डेफिनेशन प्रपोज की थी। उनके हिसाब से कोई भी अनलॉफुल या वांटन एक्ट जो इस नॉलेज के साथ किया जाए कि इससे एनवायरनमेंट को सिवियर, वाइड स्प्रेड या लॉन्ग टर्म डैमेज होगा, उसको इकोसाइड माना जाएगा। सीधे शब्दों में कहें तो बहुत बड़े स्केल पर नेचर को बर्बाद करना ही इकोसाइड है। आप जरा इसकी हिस्ट्री पर नजर डालते हैं, क्योंकि ये वर्ड हवा में से नहीं आया। 1970 में प्रोफ आर्थर डब्ल्यू गैल्स्टन, जो एक येल के प्लांट बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था। वियतनाम वॉर के दौरान हर्बिसाइड्स के लगातार यूज से जो डिस्ट्रक्शन हुआ, उसको डिफाइन करने के लिए यह वर्ड लाया गया। फिर 1972 की यूएन स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर ने इस टर्म को एक्सप्लिसिटली यूज किया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि 1990 में वियतनाम दुनिया का पहला देश बना जिसने इकोसाइड को अपने डोमेस्टिक लॉ में एज अ क्राइम कोडिफाई किया। बढ़ते हैं अपने अगले हिस्से की तरफ, इंटरनेशनल लॉ एंड इकोसाइड। वर्तमान कानूनी प्रावधान क्या कहते हैं? एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज में एक्सप्लिसिटली इकोसाइड शब्द का जिक्र शायद ना मिले, पर कुछ प्रोविजन जरूर हैं। सबसे पहला है रोम स्टैट्यूट। इसके अंदर अगर कोई इंटेंशनल डिसप्रोपोर्शनेट अटैक होता है जिससे नेचुरल एनवायरनमेंट को वाइड स्प्रेड और सिवियर डैमेज हो और डायरेक्टली इंसानों को हार्म हो, तो वो वॉर क्राइम माना जाएगा। दूसरा है जेनीवा कन्वेंशंस, जो वॉरफेयर के ऐसे मेथड्स को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करते हैं जो नेचर को हेविली डैमेज करे। और तीसरा सबसे अहम है ENMOD 1978, यानी एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन कन्वेंशन। ये कानून नेचुरल प्रोसेसेस के डेलिब्रेट मैनिपुलेशन को बैन करता है, जैसे युद्ध जीतने के लिए वेदर मॉडिफिकेशन करना। यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्चुअल शिफ्ट देखने को मिलता है। करंट लॉज जनरली एंथ्रोपोसेंट्रिक है। एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब ह्यूमन सेंटर्ड, यानी कानून एनवायरनमेंट को तभी बचाता है जब उसके खराब होने से सीधा इंसान को नुकसान हो रहा हो। दूसरी तरफ है इकोसेंट्रिक अप्रोच, जो इकोसाइड का कोर बेस है। यह अप्रोच कहती है कि नेचर खुद एक विक्टिम है, एनवायरनमेंट की अपनी एक इंडिपेंडेंट वैल्यू है, वो सिर्फ इंसानों के जीने का बैकड्रॉप नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों अप्रोचेस का फंडामेंटल डिफरेंस पता होना चाहिए। तीसरा सेक्शन है व्हाई करंट लॉज फेल। जब पहले से कानून मौजूद है तो इस नए टर्म की जरूरत क्यों पड़ रही है? मौजूदा इंटरनेशनल सिस्टम में कुछ बहुत बड़े लूप होल्स हैं। पहली कमी, रोम स्टैट्यूट अभी सिर्फ 4 सीरियस क्राइम्स को रिकॉग्नाइज करता है: जेनोसाइड, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स और क्राइम ऑफ अग्रेशन। इन्वायरमेंटल हार्म से वॉर क्राइम्स के अंडर आता है। इसका सीधा सा मतलब है कि पीस टाइम में या नॉर्मल इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से होने वाले मैसिव इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन पर यह लॉ बिल्कुल चुप है। दूसरी प्रॉब्लम है जुरिस्डिक्शन की। ईरान या लेबनान जैसी कंट्रीज ICC यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्टेट पार्टीज नहीं है, तो वहां प्रोसिक्यूट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और आखिरी प्रॉब्लम है एनफोर्सेबल इंटरनेशनल क्रिमिनल लायबिलिटी का ना होना। कोई भी ग्लोबल अथॉरिटी पावरफुल स्टेट्स को ठीक से अकाउंटेबल ठहरा नहीं पाती। अब बहुत सी लीगल एक्सपर्ट्स डिमांड कर रहे हैं कि इकोसाइड को रोम स्टैट्यूट का 5th इंटरनेशनल क्राइम बनाया जाए।
लेकिन कानून बदलना इतना आसान नहीं है। इसका एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजरल बैरियर है। पहले किसी स्टेट पार्टी को अमेंडमेंट प्रपोज करना होगा, फिर उसे स्टेट्स पार्टीज के 2/3 मेजॉरिटी से पास करवाना पड़ेगा, और पास होने के बाद भी उसे इफेक्ट में आने के लिए मल्टीपल कंडीशंस और रैटिफिकेशंस चाहिए। ये एक बहुत लंबा और पॉलिटिकली मुश्किल रास्ता है। कानून बन भी जाए तो उसे लागू करना अपने आप में एक अलग लड़ाई है। ग्लोबल लेवल पर डेवलपमेंट्स काफी इंटरेस्टिंग हो रही हैं। 2025 में IUCN ने इकोसाइड को रिकॉग्नाइज जरूर किया, पर उनका मोशन बाइंडिंग नहीं है, यानी एनफोर्समेंट की पावर नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ काउंसिल ऑफ यूरोप ने 2025 में ही एक ग्राउंड ब्रेकिंग लीगली बाइंडिंग क्रिमिनल ट्रीटी अडॉप्ट कर ली है। इस ट्रीटी का सबसे बड़ा गेम चेंजर पॉइंट यह है कि यूरोपियन डोमेस्टिक कोर्ट्स उन एक्ट्स को भी प्रोसिक्यूट कर सकती हैं जो यूरोप के बाहर हुए हों। अगर परपेट्रेटर्स कभी भी यूरोप में एंटर करते हैं तो उन पर यूनिवर्सल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन लग जाएगा। ये अकाउंटेबिलिटी सेट करने का एक बड़ा स्टेप है। पर ग्राउंड रियलिटी एक कड़वा सच बताती है। आज तक किसी भी वॉर के दौरान एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन के लिए सिंगल डायरेक्ट प्रोसिक्यूशन लॉन्च नहीं किया गया है। सब कुछ इस बात पर आके रुक जाता है कि क्या पावरफुल स्टेट्स उस जुरिस्डिक्शन को एक्सेप्ट करेंगे। अगर बड़े पावरफुल देश इंटरनेशनल लॉ की बात नहीं मानेंगे तो ट्रीटीज सिर्फ कागज पर रह जाएंगी। आखिर में आते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, इंडियाज लीगल पोजीशन। इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड एकदम क्लियर है। इंडिया ऑफिशियली इकोसाइड को एक डिस्टिंक्ट क्राइम के रूप में लीगली रिकॉग्नाइज नहीं करता है। इसके अलावा यह फैक्ट प्रीलिम्स के लिए याद रखना जरूरी है कि इंडिया ने ICC के रोम स्टैट्यूट को न तो साइन किया है और ना ही रेटिफाई किया है। इसलिए इंटरनेशनल लेवल पर जो भी चेंजेस आएंगे उनका इंडिया पर डायरेक्ट लीगली बाइंडिंग इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि इंडिया में नेचुरल डिस्ट्रक्शन के खिलाफ कोई प्रोटेक्शन नहीं है? बिल्कुल नहीं। इंडिया एक सिंगल इकोसाइड लॉ की जगह अलग अलग कानून के पैचवर्क पर निर्भर करता है। हमारे पास एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है और IPC के भी सर्टेन सेक्शंस हैं। साथ ही सिविल एनफोर्समेंट और कॉम्पेंसेशन केसेस देखने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT जैसी स्पेशलाइज्ड बॉडीज मौजूद हैं। जहां पार्लियामेंट के लॉज चुप होते हैं, वहां हमारी जुडिशरी स्टेप इन करती है। सुप्रीम कोर्ट ने रिपीटेडली डिक्लेयर किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू अ क्लीन एनवायरनमेंट शामिल है। करंट अफेयर से जुड़ा हुआ एक और बड़ा पॉइंट है 2024 का MK रंजीत सिंह केस। इसमें कोर्ट ने राइट अगेंस्ट द एडवर्स इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज को एक फंडामेंटल राइट के रूप में रिकॉग्नाइज किया। और TN गोडावर्मन केस 1995 की इंपॉर्टेंस तो हमें पता ही है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि हमें अब एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच से हटकर इकोसेंट्रिक अप्रोच अपनाना होगा। इस साल 2025 का एक लेटेस्ट डोमेस्टिक अपडेट भी अपनी नोट्स में ऐड कर लीजिए। राज्यसभा में इकोसाइड प्रिवेंशन एंड अकाउंटेबिलिटी बिल 2025 इंट्रोड्यूस किया गया है। ये एक प्राइवेट मेंबर्स बिल है जिसका एम है कि इकोसाइड को इंडिया में एक फॉर्मल क्रिमिनल ऑफेंस बनाया जाए और कॉर्पोरेशंस के साथ साथ इंडिविजुअल्स को भी इसके दायरे में लाया जाए। प्राइवेट मेंबर बिल्स का पास होना हालांकि रेयर होता है, पर इसने देश में एक बहुत जरूरी पॉलिसी डिबेट स्टार्ट कर दी है। क्वेश्चन स्क्रीन पर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इकोसाइड। स्टेटमेंट ए कहता है कि ये करंटली रोम स्टैट्यूट के अंदर 5th क्राइम रिकॉग्नाइज्ड है। स्टेटमेंट बी कहता है कि इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने TN गोदावरमन केस में इकोसेंट्रिक अप्रोच को एडवोकेट किया। स्टेटमेंट सी कहता है कि IUCN की 2025 रिकॉग्निशन बाइंडिंग इंटरनेशनल क्रिमिनल लायबिलिटी क्रिएट करती है। सही ऑप्शन पहचानना है। Try to answer this question in the comment section. I will personally reply with the correct answer and explanation. If you found this lecture helpful, like, share and subscribe to the channel.